देखिए बेटा नेक्स्ट एक सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या कि क्षारीय धातुओं में से मात्र लिथियम ही नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है और नाइट्राइड बनाता है। बेटा सत्य कथन आपसे पूछा है, तो बेटा बिल्कुल सही बात है कि लिथियम जो है वो नाइट्रोजन से रिएक्शन करके लिथियम का नाइट्राइड बना लेता है और ये कंपैरेटिवली कैसा है, स्टेबल है बेटा। लेकिन सोडियम जो है या और कोई भी मेटल जो बाकी इसकी है बेटा, वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके डायरेक्ट नाइट्राइड नहीं बना पाती बेटा। ये एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आपको लैटिस एनर्जी वाले केस में। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है बेटा। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या कि धातु क्लोराइडों में से मात्र लिथियम का क्लोराइड ही ऐसा है जो प्रस्वेद्य है। अब ये क्या आफत है बेटा, देखिएगा प्रस्वेद्य या डेलिक्वेसेंट, इसी को बेटा मैं ओवरऑल ये भी कह सकता हूं आर्द्रताग्राही, एक जैसी ही बात है, या फिर हाइग्रोस्कोपिक। प्रस्वेद्य या डेलिक्वेसेंट या फिर आर्द्रताग्राही या हाइग्रोस्कोपिक बेटा एक्चुअली क्या बेटा कि H2O अणु को कंबाइंड फॉर्म में रखते हैं, चिपका के रखते हैं H2O अणुओं को अपने पास में बेटा। पहले ग्रुप में से बेटा लिथियम का क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकंड में से बेरिलियम, और कुल मिलाकर के इनको चिपका के रखना है क्या, पानी साथ में अपने क्रिस्टल में बेटा। तो बात ये कि अगर पानी चिपका के रखना है, पानी वास्तव में किसकी वजह से चिपकेगा, इस केटायन की वजह से चिपकेगा बेटा। और केटायन का पानी में पर क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। Li प्लस है, H2O है बेटा। मुझे बताइए क्या यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अट्रैक्शन अच्छा हो तो ऐसे में चार्ज डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। लिथियम छोटी साइज का है और उस पर +1 चार्ज है, सोडियम बेटा बड़ी साइज का और उस पर भी +1 चार्ज है। तो चार्ज डेंसिटी किस में ज्यादा हुई, चार्ज का घनत्व किस में ज्यादा हुआ, लिथियम में बेटा। तो लिथियम का जो प्लस है वो पानी को अपने पास चिपका के रखता है, H2O 2 H2O बना के रखता है। लेकिन ये बाकी कोई भी बेटा डॉट H2O नहीं लगा पाते, ये बाकी इनमें से कोई भी आर्द्रताग्राही नहीं होते। आर्द्रताग्राही से क्या मतलब है कि वातावरण में से, एनवायरमेंट में से कुछ H2O को बेटा अपने साथ चिपका लेना, आर्द्रता को ग्रहण कर लेना बेटा। तो लिथियम का क्लोराइड तो ये काम करता है और पहले ग्रुप का बाकी कोई भी क्लोराइड ये काम नहीं करता। पहले ग्रुप का बाकी कोई भी क्लोराइड आर्द्रताग्राही नहीं होता। सेकंड ग्रुप में से होता क्या है कि भाई मान लो कि कुछ की साइज बड़ी है लेकिन बेटा इस पर चार्ज +2 है, तो +2 होने के कारण बेटा आवेश इन पर पॉजिटिव का आवेश ज्यादा आ गया, धनात्मक आवेश ज्यादा आ गया, तो ये आकर्षण ज्यादा कर पाते हैं। तो सेकंड वाला जो भी आ रहा है बेटा ये अपने चारों तरफ H2O चिपका के रखते हैं। ये कंपैरेटिवली कम H2O चिपकाता है, बड़ी साइज का बहुत ज्यादा बेटा, ठीक है ना, तो कम H2O चिपका पाता है ये। तो बात ये निकल के आती है कि पहले ग्रुप के क्लोराइड में से सिर्फ लिथियम का क्लोराइड ही आर्द्रताग्राही होता है और सेकंड ग्रुप के जितने भी क्लोराइड हैं सारे के सारे आर्द्रताग्राही होते हैं। तो ये लिथियम का जो व्यवहार हुआ वो किसके जैसा हुआ, अपने ग्रुप के जैसा कि मैग्नीशियम के जैसा बेटा, ये हुआ मैग्नीशियम के जैसा व्यवहार बेटा। यानी मैं लिख सकता हूं कि यह गुणधर्म लिथियम का अपने वर्ग से असामान्य तथा मैग्नीशियम से
समानता वाला व्यवहार प्रदर्शित करता है, जिसे अपन ने बेटा विकर्ण संबंध में पढ़ा था एक बार बेटा, कि लिथियम अपने वर्ग के साथ साथ मैग्नीशियम से गुणधर्मों में समानता रखना शुरू कर देता है। जैसे मैग्नीशियम बेटा आर्द्रताग्राही होता है, वैसे मैग्नीशियम का क्लोराइड आर्द्रताग्राही होता है, वैसे लिथियम का क्लोराइड भी आर्द्रताग्राही होता है। अरे बात समझ आई क्या बेटा आप लोगों को? कुछ और एग्जाम्पल में एक साथ चिपका दूं यहाँ पर, तो बेटा देखो NaOH भी आर्द्रताग्राही होता है, Na2CO3 बेटा वॉशिंग सोडा डॉट NH2O की फॉर्म में रहता है, ये भी आर्द्रताग्राही होता है। सोडियम का डाइक्रोमेट जो है ये भी आर्द्रताग्राही होते हैं बेटा। कैसे हैं ये सारे के सारे? ये भी कुछ और एग्जाम्पल है जो डेली लाइफ में, या मैं कहूँ बेटा डेली लाइफ में नहीं तो बेटा डेली केमिस्ट्री जो अपन पढ़ते हैं उसमें एक एग्जाम्पल काम आते रहते हैं अपने बेटा। ये कुछ और एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, ये भी नेचर में कैसे हैं, आर्द्रताग्राही होते हैं बेटा। NaCl आर्द्रताग्राही नहीं होता प्योर स्टेट में बेटा, NaCl आर्द्रताग्राही नहीं होता। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि घरों में काम आने वाले नमक, काम आने वाला नमक बारिश के मौसम में आग हो जाता है, जिसका कारण है पहला, NaCl में CaCl2 व MgCl2 की अशुद्धि। दूसरा, NaCl स्वयं ही आर्द्रताग्राही है। तीसरा, NaCl में NaOH की अशुद्धि। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा आंसर क्या चला जाएगा इसमें बेटा? कुछ हद तक आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा कि घरों में जो नमक काम में ले रहे हैं बेटा वो भी कायदे से होता तो क्या है, NaCl ही होता है। लेकिन जो घर में काम आने वाला नमक है ना बेटा, उसमें NaCl के साथ साथ, NaCl तो बहुत ज्यादा होता है, साथ में थोड़ा सा CaCl2 और MgCl2 की अशुद्धि भी उसमें होती है। घर में जो नमक काम में लेते हैं ना, वो सिर्फ NaCl नहीं होता, उस NaCl में CaCl2 और MgCl2 की कुछ अशुद्धि भी होती है बेटा। और उस अशुद्धि की वजह से, और अपन ने पढ़ा कि ये दोनों कैसे होते हैं बेटा, ये दोनों आर्द्रताग्राही होते हैं। NaCl अगर प्योर होता, पूरा शुद्ध NaCl होता तो आर्द्रताग्राही नहीं होता। ये आर्द्रताग्राही नहीं है भैया। आर्द्रताग्राही कौन है? इसमें उपस्थित अशुद्धि कौन कौन? कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। इनकी वजह से ये आर्द्रताग्राही हो जाता है बेटा। NaCl स्वयं आर्द्रताग्राही नहीं है, NaH की अशुद्धि नहीं होती इसमें बेटा। किसकी होती है? CaCl2 और MgCl2, और ये आर्द्रताग्राही होते हैं। और इन्हीं की अशुद्धि की वजह से जो घरों में नमक काम आ रहा है वो बारिश के मौसम में थोड़ा गीला हो जाता है, आर्द्र हो जाता है। आपने गौर किया हो तो कभी बेटा। और उसका कारण कौन है? CaCl2 और MgCl2, क्योंकि पानी वो खाते हैं बेटा, ना कि NaCl। क्लियर है वाला पॉइंट बेटा आप लोगों को? तो वापस आ जाइएगा, क्या चल रहा था कि दूसरा स्टेटमेंट सही है कि LiCl प्लस विद है बेटा, आर्द्रताग्राही है, डॉट 2H2O बनाता है, एकदम सही है। तीसरा क्या लिखा हुआ है कि LiCl व MgCl2 कार्बनिक विलायक जैसे C2H5OH में विलयशील है, ये भी एकदम सही है। अरे भैया होता क्या है कि LiCl है, MgCl2 है, BeCl2 है बेटा, इनमें
बेटा जो फाई होता है ना, धनायन का फाई, वो ज्यादा हो जाता है। और धनायन का फाई ज्यादा होने पर बेटा पढ़ा चुका हूं, ध्रुवण ज्यादा होगा। और ध्रुवण ज्यादा होने पर बेटा कैसे गुण बढ़ेंगे? अरे भैया सहसंयोजी गुण बढ़ जाएंगे। और सहसंयोजी गुण अगर बढ़ेंगे तो बेटा कार्बनिक विलायक में विलेयता बढ़ेगी। और कार्बनिक विलायक के उदाहरण कौन कौन है बेटा? लिखते जाना साथ के साथ। कार्बनिक विलायक में विलेयता बढ़ेगी जैसे बेटा पिरिडीन हुआ, ठीक है भैया, एल्कोहल हुआ, इथाइल एसीटेट हुआ, एल्कोहल हुआ, ये आ गया बेटा एल्कोहल, बेंजीन हुआ, ठीक है ना बेटा। तो सिर्फ LiCl और MgCl2 नहीं, BeCl2 जो है बेटा वो भी होता है। लिथियम क्लोराइड पिरिडीन में डिसोल्व हो जाता है। क्यों डिसोल्व होता है बेटा? क्योंकि उसमें सहसंयोजी गुण आ गए। बाकी जो क्लोराइड है बेटा उनमें सहसंयोजी गुण तुलनात्मक रूप से इतने नहीं होते भाई सहसंयोजी गुण बढ़ने के लिए हाई फाई होना चाहिए, और हाई फाई के लिए कैटायन छोटा होना चाहिए। अरे फाई ज्यादा होने के लिए कैटायन छोटा होना चाहिए ना बेटा। अरे भैया फाई होता क्या है? फाई होता है कैटायन का आवेश और कैटायन की त्रिज्या बेटा। अगर आपको ये ज्यादा चाहिए तो ये ज्यादा और ये कम होना चाहिए। तो बेटा कैटायन छोटा, ये छोटा रहा, ये छोटा है, और इसमें से ये आ जाएगा बेटा। क्यों ये क्यों आ पाया इसमें? क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं इसमें आवेश का फर्क आ जाता है बेटा। तो इनमें बहुत सारे कौन से गुणधर्म आ जाते हैं? इनमें सहसंयोजी गुणधर्म आ जाते हैं बेटा। कैसे गुणधर्म आ जाते हैं? सहसंयोजी गुणधर्म आ जाते हैं इनके अंदर बेटा। और सहसंयोजी गुणधर्म आने के कारण इनकी कार्बनिक विलायक में विलेयता बढ़ जाती है बेटा। सीधा सवाल ऐसा ही बनेगा कि कौन सा इनमें से सही है, कौन सा गलत है। तो लिथियम क्लोराइड पिरिडीन हुआ, इथाइल एल्कोहल हुआ, उनमें डिसोल्व हो जाता है कार्बनिक विलायकों में, क्योंकि उसमें सहसंयोजी गुण बढ़ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर ये पहले तीनों ही सही है, तो आंसर क्या चला जाएगा? सभी कथन इसमें से कैसे हैं? सत्य हैं। क्लियर है बेटा ये वाला सवाल आपको? नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल बेटा। फायंस के नियम के फजान के नियम के अनुप्रयोग। और उस अनुप्रयोग में जो पढ़ा जाता है ना बेटा वो खासकर आ जाता है क्या? बहुपरमाण्विक ऋणायनों के लवणों का तापीय स्थायित्व। तापीय स्थायित्व भी पढ़ सकते हैं, वह मैं ये भी लिख सकता हूं तापीय विघटन। बहुपरमाण्विक ऋणायनों के लवणों के तापीय विघटन बेटा। बहुपरमाण्विक ऋणायन खासकर क्या क्या पढ़ने अपन को? कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और सल्फेट आयन। कुल मिलाकर बेटा ये ऐसे ऋणायन हैं जिसमें एक से ज्यादा परमाणु है। और एक से ज्यादा परमाणु वाले जो ऋणायन होते हैं ना बेटा उनका तापीय स्थायित्व फायंस के नियम के फजान्स के नियम की सहायता से समझाया जा सकता है। देखिए एग्जाम्पल भी लेते जाऊंगा और उसी के साथ में बेटा आपको चीजें भी समझ में आती जाएंगी बेटा। या उससे पहले एक छोटी सी बात मैं बोलूं तो क्या होता है कि एग्जाम्पल लेते हैं, चलो सीधा। पहला कौन सा लिया? कार्बोनेट बेटा। कार्बोनेट लेके चल रहा हूं। होगा क्या कि आपके पास में कोई भी कैटायन है, कोई भी कैटायन, और साथ में आपके पास में क्या है? कार्बोनेट आयन। ये बेटा अब ये जो कैटायन है बेटा इस कार्बोनेट आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो इसका इलेक्ट्रॉन का बादल है बेटा, उसको डिस्टर्ब करेगा, उसको विचलित करेगा।
और कहीं ना कहीं इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर छीनने की कोशिश करेगा। कौन? ये केटायन इसको आकर्षित करेगा बेटा। और अगर इसका आकर्षण ज्यादा है, अगर इसका आकर्षण ज्यादा है तो फाइनली क्या करेगा कि ये यहां ट्रांसफर होगा बेटा इलेक्ट्रॉन इसका, और यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होके ये इसके पास चला जाएगा। तो फाइनली क्या बना लेगा? रुको बेटा एक बार देखिएगा, m का प्लस x, ये ऑप्शन माइनस का तो था, यहां से इलेक्ट्रॉन और छीन के ले आया तो -2, और साथ में क्या रिलीज हुई? CO2 बन जाएगी बेटा ये कुल मिलाकर। और CO2 एक थर्मली स्टेबल मॉलिक्यूल है, तापीय रूप से स्थायित्व अणु है बेटा, वो आसानी से बाहर निकल जाएगा। कुल मिलाकर क्या बना डाला? बना डाला बेटा धातु ऑक्साइड, और धातु ऑक्साइड के साथ में क्या बना दिया? CO2 बेटा। ये काम होता है। अगर बेटा यहां पर ये जो ध्रुवण हो रहा है, क्या हो रहा है? ध्रुवण। अगर ध्रुवण ज्यादा होगा तो ये जल्दी टूटेगा, ध्रुवण ज्यादा होगा तो जल्दी टूटेगा। जल्दी टूटेगा मतलब कम टेम्परेचर पे टूट गया, और कम टेम्परेचर पे अगर टूट गया बेटा तो उसका तापीय स्थायित्व क्या हो जाएगा? अरे तापीय स्थायित्व से क्या मतलब है बेटा? यहां लिख देता हूं मैं, तापीय विघटन व तापीय स्थायित्व, बात एक ही है बेटा, ठीक है ना भाई? हाँ, क्या कि अगर आपने बेटा टेम्परेचर दिया और वो जल्दी टूट गया, टेम्परेचर देने पर वो जल्दी टूट गया, तो बताओ उसका तापीय स्थायित्व कम की ज्यादा? अगर टेम्परेचर दिया और वो जल्दी टूट गया तो तापीय स्थायित्व क्या हुआ? कम हुआ। अब फिर सुन लो, इसका स्थायित्व कब कम होता है? अगर ध्रुवण ज्यादा किया गया तो जल्दी टूटेगा, ध्रुवण ज्यादा किया तो जल्दी टूटेगा बेटा, और जल्दी टूटेगा मतलब उस बेचारे का स्थायित्व क्या है? कम है बेटा। समझे बात? क्या लिखूं मैं यहां पर कि अगर हाई फाई है भाई, ध्रुवण तो तभी ज्यादा होगा अगर हाई फाई है। ध्रुवण आपको क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। अगर हाई फाई है तो ध्रुवण ज्यादा होगा, और ध्रुवण अगर ज्यादा हुआ तो जल्दी टूटेगा, यानी तापीय स्थायित्व क्या रह जाएगा? कम रह जाएगा। विघटन ज्यादा होगा, विघटन ज्यादा होगा और स्थायित्व कम होगा, ठीक है ना बेटा? अरे भाई अगर हाई फाई है धनायन का बेटा तो ध्रुवण ज्यादा होगा, तो ध्रुवण अगर ज्यादा होगा तो बेटा ये जल्दी से इसको अपनी ओर विचलित कर लेगा, ऐसे में जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो उसका तापीय स्थायित्व कम रह जाएगा। तापीय स्थायित्व कम और तापीय विघटन ज्यादा, तापीय स्थायित्व कम और तापीय विघटन ज्यादा। आपसे विघटन के नाम से कोई नहीं पूछता, एग्जाम में जो सवाल आता है ना बेटा वो आता है तापीय स्थायित्व पूछता है, ठीक है ना बेटा? ये लो, ठीक है, पहचान लोगे ना, तापीय स्थायित्व कम व तापीय विघटन ज्यादा। अब तो खुश हो, सब लिख दिया इसमें। अच्छा, अगर आपको हाई फाई चाहिए तो केटायन छोटा होना चाहिए कि बड़ा? सोच लो एक बार। अगर हाई फाई चाहिए तो केटायन छोटा होना चाहिए कि बड़ा? बार बार बोल रहा हूं, फाई क्या था बेटा? आवेश और त्रिज्या। अगर ये ज्यादा चाहिए तो ये क्या होना चाहिए? कम। यानी बेटा छोटा केटायन अगर है तो छोटा केटायन हाई फाई होगा। केटायन छोटा है, हाई फाई है, और हाई फाई है तो तोड़ देगा बेटा, जल्दी टूट जाएगा, टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएगा। कुछ सोचो ना बेटा, एक सिंपल जनरल लैंग्वेज में सोचो कि जो हाई फाई होते हैं ना बेटा वो ज्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर सकते। हाई फाई जो लोग होते हैं ना बेटा वो ज्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर सकते, जल्दी टूट जाते हैं। कब होगा हाई फाई? जब केटायन छोटा हो। अगर केटायन छोटा तो हाई फाई, और हाई फाई थर्मली लेस स्टेबल होता है, उसका तापीय स्थायित्व कम रहता है बेटा। रटना मत, क्योंकि केटायन छोटा है अगर तो हाई फाई होगा, फाई ज्यादा होगा तो ये इसका ध्रुवण ज्यादा करेगा बेटा, ऑक्साइड को अपनी तरफ जल्दी खींच लेगा और इसका स्थायित्व कम कर देगा बेटा। तो ये वाला प्रोसेस आपको फाइनली ध्यान रहेगा बेटा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर केटायन छोटा तो फाई ज्यादा, और फाई अगर ज्यादा तो ध्रुवण भी ज्यादा, और ऐसे में तापीय स्थायित्व कम हो जाएगा बेटा। तो होता ये है कि अगर मैं पहले ग्रुप के कार्बोनेट लिख लूं
दूसरे ग्रुप के कार्बोनेट लिख लूं, और इसमें आपसे तापीय स्थायित्व का क्रम पूछूं, तो बताइए बेटा ऊपर से नीचे इसमें तापीय स्थायित्व बढ़ेगा कि घटेगा? मैंने क्या बोला कि अगर केटायन छोटा है तो हाई फाई होता है, और हाई फाई होगा तो उसका ध्रुवण ज्यादा होगा, उसका तापीय स्थायित्व कम होगा। कब? जब छोटा केटायन हो तो तापीय स्थायित्व कम होता है। केटायन छोटा तो स्थायित्व कम रहता है बेटा। तो वास्तव में स्थायित्व ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? बढ़ेगा। इसमें भी ऊपर से नीचे जाने पर स्थायित्व बढ़ेगा। और आपस में अगर तुलना करनी हो तो बेटा लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है ना बेटा। वैसे भी भाई इसमें भी +1 और उसमें +2 है बेटा, तो वो और भी ज्यादा ध्रुवण करेगा, तो इसका स्थायित्व कम होगा। आपस में ये क्रम होगा इनमें बेटा। अरे समझ आया कि नहीं आया भाई? सिंपल इतनी लाइन तो याद रख सकते हो ना कि जो छोटा केटायन है, अगर केटायन छोटा तो बहुपरमाणविक आयन के स्थायित्व कम। बस इतना तो याद रख सकते हो। छोटा केटायन है तो कम स्थायी रहेगा बेटा एनायन उसका। केटायन छोटा है बेटा तो ऐसे में एनायन अस्थायी रहेगा इसी बेटा। वो क्यों? सेफ रहेगा। सेफ नहीं रहेगा बेटा, ध्रुवण ज्यादा हो जाएगा, वो टूट जाएगा बेटा। क्लियर है? ठीक है भैया। अब अगली बात बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे क्या देखा गया कि जब लिथियम के कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वो अपना ऑक्साइड बना लेता है भैया। लिथियम का +1 और ऑक्सीजन का -2, दो यहाँ एक यहाँ क्या बना देगा? Li2O, और साथ में क्या रिलीज करता है? CO2 बेटा। क्या हो गया? विघटन हो गया। जबकि आप सोडियम के कार्बोनेट को अगर गर्म करते हो तो इसका विघटन नहीं होता, ये बेटा गलित हो जाता है, मेल्ट हो जाता है बेटा, गलित अवस्था में आ जाता है। विघटन इसका नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बेटा इसका विघटन नहीं होता है, टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बेटा तुलनात्मक रूप से कैसे हैं? स्थायी हैं बेटा। और खासकर कौन? Na+, K+, Rb+ और Cgm+ बेटा। ये चारों के चारों बेटा गौर करें, ध्यान दें, लो फाई है। अरे कैसे हैं? लो फाई। पूरी पेरियोडिक टेबल में बेटा यही काम आएंगे आपके। आप तो हमेशा ये ध्यान रखो कि ये 4 जो है ना बेटा, ये लो फाई वाले हैं, बाकी सारे हाई फाई हैं। बेचारे लो फाई कौन है? सिर्फ 4। कौन कौन? Na+, K+, Rb+, Cgm+ बेटा। साइज को लेकर ज्यादा परेशान मत होना इनके लिए, इनके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इनमें आवेश ज्यादा है इसलिए वो ध्रुवण ज्यादा कर लेंगे। लो फाई में कौन है बेटा? 4। कौन कौन? Na+, K+, Rb+, Cgm+, ये लो फाई है। और लो फाई बेटा कंपैरेटिवली कैसे होंगे? तापीय रूप से कैसे होंगे भैया? ये कंपैरेटिवली तापीय रूप से स्थायित्व होते हैं, स्थायी होते हैं। तापीय रूप से कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं बेटा। इन्हें टेम्परेचर देने पर ये विघटित नहीं होते, टूटते नहीं है। टूटने से मतलब कि जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन जो था बेचारा टूट के अलग हो गया। टूटना अलग बात और गलित अवस्था में आना अलग बात, दो अलग चीजें बेटा। कि ये मार्कर है, इसको मैंने गर्म किया और गर्म करके बेटा इसको गलित अवस्था में ले आया एज, ठीक है बेटा। और दूसरा ये तो हुआ गलित होना। दूसरा क्या कि मैंने इसको गर्म करना शुरू किया और ये गर्म करने पर गलित अवस्था में आने से पहले ये इसका कैप टूट के अलग हो गया। ये क्या हो गया? विघटन। तो ऐसा इसमें होता है बेटा। किसमें? लिथियम के कार्बोनेट में हो रहा है। सोडियम का कार्बोनेट बेटा विघटित नहीं होता, क्या होता है? गलित होता है, विघटित नहीं होता। क्या विघटन में और गलन में अंतर महसूस आ गया बेटा? अरे सिंपल सी चीज क्या है कि H2O है, एक और H2O है, एक और H2O है बेटा। ये मान लो ठोस अवस्था में थे, आपस में चिपके पड़े थे बेटा। मैंने इनको गर्म किया, ये तीनों दूर दूर हो गए, तीनों दूर दूर हो गए तो ये द्रव अवस्था में आ गए। और बेटा ये तो हुआ क्या? इनका गलन। और बेटा विघटन में क्या कि ये बॉन्ड टूट जाए, H और O का बॉन्ड टूट जाए, तो उसे फिर क्या कह देते हैं बेटा? विघटित होना। तो लिथियम का कार्बोनेट विघटित हो रहा है, सोडियम का कार्बोनेट विघटित नहीं हो रहा। तो अब मुझे खुद बताओ, कॉमन सेंस लगाओ कि अगर सोडियम का कार्बोनेट विघटित नहीं हुआ तो क्या इन तीनों के कार्बोनेट विघटित होंगे? नहीं होंगे बेटा। इन तीनों के कार्बोनेट भी कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। तो क्या मैग्नीशियम का कार्बोनेट विघटित होगा क्या? अरे बोलो, बिल्कुल होगा। क्या बनाएगा? ऑक्साइड।
बेटा मैग्नीशियम का +2, ऑक्सीजन का -2 और CO2। अरे भैया 2 यहां आएगा 2 यहां आएगा, सिंपलेस्ट रेशो सरलतम अनुपात लेते हैं तो क्या बचेगा MgO। क्लियर हुआ क्या बेटा आप लोगों को? बोला ना सिर्फ 4 ही लो फाई है, बाकी सारे हाई फाई है, सब टूटेंगे अपने ऑक्साइड में और CO2 में। बेटा समझ आया कि नहीं आया भाई? क्लियर है बेटा? अगला पॉइंट कि इनमें से बेरिलियम का जो कार्बोनेट है ना बेटा, ये तापीय रूप से बहुत कम स्थायी होता है, बहुत कम स्थायी होता है बेटा। और ऐसे में ये ठोस है, ठीक है, और बेरिलियम का ऑक्साइड भी कैसा है? ठोस, और साथ में CO2 गैस। कंडीशन क्या है इसमें बेटा कि इसका स्थायित्व बहुत कम है और इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे की ओर जाने वाली रिएक्शन थोड़ी ज्यादा रहती है। हाल फिलहाल ये सिचुएशन है, CO2 इसमें बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा होता है बेटा। उससे क्या होगा, एक पॉइंट लिख रहा हूं क्या, कि बेरिलियम कार्बोनेट तापीय रूप से बहुत कम स्थायी है, अतः इसका स्टोरेज CO2 की उपस्थिति में किया जाता है। क्या मतलब, समझना अच्छे से बेटा, कि ये बहुत कम स्थायी है, लेकिन अगर मैं CO2 की उपस्थिति बढ़ा दूं तो सीधी सी बात है बेटा, क्या अप्लाई कर दिया? ला शातालीय सिद्धांत। और ला शातालीय सिद्धांत क्या बोलता है कि अगर आपने प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा दिया, उत्पाद की मात्रा बढ़ा दी, तो अभिक्रिया किधर चल जाती है बेटा? अग्र दिशा में कि पश्चिम दिशा में? अभिक्रिया पश्चिम दिशा में चली जाती है। फिर से समझो क्या बोल रहा हूं, कि बेरिलियम का कार्बोनेट बहुत कम स्थायी होता है, तो इसका जहां स्टोरेज करना हो, जहां इसका संचारण करना हो बेटा, भंडारण करना हो जहां पर, तो ये कम स्थायी है, सेफ नहीं रहेगा। तो ऐसे में इसको CO2 का माध्यम देते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आपने CO2 बढ़ा दिया तो अभिक्रिया किधर चली जाएगी? अगर आपने उत्पाद बढ़ाया तो अभिक्रिया किधर चली जाएगी? पश्चिम दिशा में चली जाएगी। और अभिक्रिया अगर पश्चिम दिशा में चली गई तो बेटा ऐसे में क्या ये फिर अपन को मिल पाएगा? क्या बिल्कुल मिल पाएगा बेटा। तो लिखा हुआ एनसीईआरटी में भी लाइन बेटा कि बेरिलियम का कार्बोनेट तापीय रूप से बहुत कम स्थायी होता है, अतः उसका भंडारण जो है वो CO2 की उपस्थिति में करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ा दिया, प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्शन पश्चिम दिशा में चली जाएगी, और रिएक्शन अगर पश्चिम दिशा में चली गई तो ये सेफ बच जाएगा बेटा। अरे समझे क्या बात बेटा? क्लियर है ये वाला पॉइंट आप लोगों को? एक और पॉइंट बेटा मैं बेरिलियम कार्बोनेट से संबंधित एक सर का सवाल और लिख देता हूं यहां पर। क्या कि निम्न में से किस अभिक्रिया में Kp का अधिकतम मान मिलेगा? सोचना बेटा। हाँ बेटा,
मुझे बताइए कि केपी में क्या होता है बेटा, उत्पाद का पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब डिवाइड बाय क्रियाकारक का बेटा। लेकिन अपन अच्छे से जानते हैं सिर्फ गैसियस स्पीसीज लेनी होती है, सॉलिड जो है वो कंसिडर नहीं होते केपी और केसी में बेटा। थोड़ा यहाँ केपी अगर मैं लिखूं पहले वाले का, तो पहले वाले का केपी क्या रहेगा बेटा, बेरिलियम कार्बोनेट का केपी क्या रहेगा, प्रेशर ऑफ CO2। बस यहां पर चारों ही रिएक्शन में केपी जो है वो किसके बराबर होगा, प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर होगा, क्योंकि बाकी सारे सॉलिड है। तो अगर प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा तो केपी भी ज्यादा, और प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा कब मिलेगा, जब CO2 ज्यादा मिले, और CO2 ज्यादा कब मिलेगी, जब कार्बोनेट ज्यादा टूटे। और कार्बोनेट ज्यादा कब टूटेगा, जब उसका स्थायित्व कम हो। तो इनमें से सबसे कम स्थायी ये है, ये सबसे ज्यादा टूटेगा। तो यहां पर CO2 सबसे ज्यादा मिलेगी, और CO2 ज्यादा मिलेगी तो CO2 की वजह से आंशिक दाब भी ज्यादा मिलेगा, और CO2 का आंशिक दाब ज्यादा होगा तो Kp भी सबसे ज्यादा इसी में होगा। अरे समझे क्या, आप तो याद रहेगा कि छोटा केटायन अगर है तो तापीय स्थायित्व कम रहेगा। 100 बातों की एक लाइन है बेटा। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि आपको इनके फाइनल उत्पाद लिखना है बेटा, ठीक है, ZnCO3 जिसे कैलामाइन भी कहा जाता है, अगर आपने इसका थर्मल डिकम्पोजिशन किया तो क्या मिलेगा, CaCO3 जिसे बेटा कैलामाइन को हिंदी में भी कैलामाइन ही बोलते हैं, ठीक है ना भाई। चलो लिख देता हूं, इसे कहते हैं चूना पत्थर और कैल्साइट। नाम भी ध्यान रखोगे बेटा आप इनके, ठीक है ना, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। CaCO3 के साथ अगर MgCO3 चिपका हुआ है साथ में, तो उसे कहते हैं डोलोमाइट। एक होता है FeCO3, इसे कहते हैं सिडेराइट। एक होता है PbCO3, इसे कहते हैं सिरुसाइट। और एक सिल्वर का कार्बोनेट में मैंने लिख दिया बेटा, ठीक है। अब क्या, इनके प्रोडक्ट बनाओ बेटा फटाफट से। मैंने आपको क्या बोला कि सिर्फ लो फाई में 4 ही है, Na+, K+, Rb+, Cgm+, बाकी सारे हाई फाई है मतलब टूटेंगे किसमें, ऑक्साइड में और CO2 में। तो बना डालो सभी के ऑक्साइड और CO2 बेटा, इतना क्या सोच रहे हो, फटाफट से पोज करके बना लो। अरे वीडियो को पोज कर लो और बना डालो, बताता हूं मैं प्रोडक्ट इनके बेटा। फिर हाँ बेटा, क्या बनाएगा भाई, जिंक का +2 है तो जिंक ऑक्साइड क्या बन जाएगा, Zn+2 -2 ZnO + CO2। कैल्शियम ये CaO MgO और CO2। इसमें तो एक खास बात हो रहा है, ये भी रुक के बताता हूं। FeO और CO2, PbO और CO2। लास्ट में भी बताता हूं, रुको एक बार, पहले इनकी बात खत्म कर लो। ये नेचर में कैसा है, एसिडिक ऑक्साइड बेटा। और ये जनाबे अली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो, अरे कैसा है, एम्फोटेरिक उभयधर्मी। CO2 एसिडिक हो ही गया। हाँ बेटा, ये कैसा है, बेसिक। मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी कैसा है, बेसिक बेटा। आयरन का ऑक्साइड भी कैसा है, बेसिक। और PbO बेटा, ये भी उसी एम्फोटेरिक वाले में आता है, उभयधर्मी वाले में। ये सिर्फ मैंने इसलिए बोला कि एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है ना बेटा कि निम्न में से किसको तापीय विघटित करने पर
अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो ये अम्लीय मिला, ये उभयधर्मी है। ये अम्लीय और ये ये अम्लीय और ये क्षारीय, ये अम्लीय और ये दोनों क्षारीय। बेटा समझ रहे हो क्या बात को? बेटा ये पूछ सकता है कि कौन सा अम्लीय और उभयधर्मी दोनों तरह के प्रोडक्ट दे रहा है, अम्लीय और उभयधर्मी। और ये ऊपर के 4 ऑप्शन चिपका दे, अम्लीय और उभयधर्मी, तो फिर आंसर क्या चला जाएगा? पहला आपका चला जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे बेटा? अगला पॉइंट आ जाता है डोलोमाइट वाला, खास आपको ध्यान रखना ही है बेटा हमेशा के लिए, Ag2CO3। इसमें क्या होता है, रुकना अभी लिखने से पहले, इनिशियली क्या होता है कि सिल्वर का +1 है, ऑक्साइड है और CO2 है, और ये क्या बनाएगा बेटा? ये लो Ag2O बना लेता है। लेकिन सिल्वर जो है ना बेटा वो वेरी हाई फाई है, कुछ ज्यादा ही हाई फाई है बेटा। कौन? सिल्वर। और सिल्वर प्लस अगर बहुत ज्यादा हाई फाई है तो इसका ऑक्साइड भी स्टेबल नहीं रहता, ये अपना ऑक्साइड भी तोड़ ताड़ देता है बेटा, नहीं रखता ऑक्साइड भी। तो फाइनली ये बेटा सिल्वर की फॉर्म में आ जाता है ऑक्सीजन रिलीज करते हुए। खास है, वेरी हाई फाई। देखो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम लो फाई, वो स्टेबल है, उनके कार्बोनेट स्टेबल है। फिर बेटा बाकी सारे हाई फाई ऑक्साइड में और CO2 में बदले। सिल्वर अगर आया तो बहुत हाई फाई है, वेरी हाई फाई है, वो और भी ज्यादा टूटेगा, फाइनली कहां तक चला जाएगा? सिल्वर तक चला जाएगा बेटा, उसका ऑक्साइड भी नहीं बच पाता। अरे क्लियर है क्या भाई ये वाली चीजें आप लोगों को? भाई चलूं आगे बेटा। पहला अपन ने इसमें क्या पढ़ा? कार्बोनेट, ये था कुल मिलाकर के, ठीक है। ये पहला अपन ने कार्बोनेट पढ़ा बेटा। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा इसके बाद में? सेकंड है, जिसे बाइकार्बोनेट भी बोलेंगे या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देंगे, या तो बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट बेटा। देखिए होता क्या इसमें, ये आपके पास में बाइकार्बोनेट स्पीसीज है, और एक्चुअली इसमें क्या है बेटा, ये जो है ना ये H+, ऑलरेडी H+ जो है बेटा, इसे या इसका ध्रुवण कर रहा है भाई। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था वो था CO3-2, तो वहां इसमें इसका ध्रुवण करने वाला पहले से कोई नहीं था। लेकिन यहाँ H+ जो है बेटा आंशिक प्लस है, क्योंकि बेटा आयनिक नहीं है ना बेटा, आंशिक प्लस है, तो इसका पहले से ध्रुवण करके रखता है। और ऐसे में अगर इसने इसका पहले से ही ध्रुवण करके रखा, आप सोच के जवाब देना, अगर बेटा इसने पहले से ही इस बेचारे का ध्रुवण कर रखा है तो जो ध्रुवण करता है वो स्थायित्व को क्या कर देता है? कम कर देता है। इस H+ ने पहले इसकी वाट लगा रखी है, तो ऐसे में बेटा अगर इसको स्थायी रहना है, क्योंकि H+ तो बेटा इसकी वाट लगाने पे बिल्कुल तुला हुआ है बेटा, H+ तो इसका ध्रुवण कर ही रहा है, बोले नहीं मैं तो तोड़ के मानूंगा। तो अगर इसको स्थायी रहना है, तो कोई ऐसा चाहिए जो इसको बचा सके। और कौन बचाता है? हाई फाई की लो फाई? लो फाई वाला इसको बचाएगा। और हाई फाई क्या होगा? हाई फाई टूटेगा बेटा, हाई फाई टूटेगा और लो फाई बचाएगा। तो यहां मैं लिखूंगा H+ इसका ध्रुवण करता है, अतः बाइकार्बोनेट के साथ मात्र लो फाई Na+, K+, Rb+ और Cgm+, लो फाई ही ठोस अवस्था में स्थायी रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये फिर भी इसको बचा के रखते हैं।
और बाकी तो बेटा ठोस अवस्था में देखने को ही नहीं मिलते, उन्हें ठोस अवस्था में विलगित किया ही नहीं जा सकता। ठोस अवस्था में बेटर लिखूंगा, पाए जाते, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं सिर्फ 4 लो-5 वाले बेटा, और बाकी जो है ना बेटा वो अपनी ठोस अवस्था में देखने को ही नहीं मिलते। लिथियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, ये ठोस अवस्था में नहीं पाए गए। ठोस अवस्था में बेटा ये नहीं पाए गए हैं लिथियम का बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। क्यों? क्योंकि इसमें पहले ही H+ जो था इसको तोड़ने पे तुला पड़ा था, तो इनको तो सिर्फ बचाएंगे कौन? सिर्फ लो-5 वाले, बाकी तो सब तोड़ के रखेंगे। ये ठोस अवस्था में होते ही नहीं है, जबकि इन चारों में ठोस अवस्था देखी जाती है। ठोस अवस्था देखी जाती है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इनकी ठोस अवस्था टूटेगी नहीं बेटा। वापस समझो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक सोडियम का बाइकार्बोनेट है बेटा, उसे गर्म किया गया, और एक सोडियम का कार्बोनेट, इसे गर्म किया गया, तो बेटा इसका विघटन नहीं होगा, क्योंकि CO3-2 में इधर Na+ बचाने वाला, इधर भी Na+ बचाने वाला, नहीं टूटेगा, दोनों बचाने वाले। लेकिन सोडियम का बाइकार्बोनेट ठोस अवस्था में मिलता तो है, लेकिन अगर गर्म करोगे तो टूटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेटा किसने जिद पकड़ रखी है? इसने। ये बचाने वाला नहीं है, अगर इसे गर्म किया तो इसे टूटना पड़ेगा मजबूरी में। और फाइनली कैसे टूटता है बेटा, देखिएगा इधर एक बार, ये है, एक तो इसमें से फ्री होता है H2O, एक इसमें से फ्री होता है CO2, और एक फ्री होता है कार्बोनेट बेटा, CO3-2। ऐसे नहीं समझना, मैकेनिज्म देखनी है थोड़ी सी तो मैकेनिज्म देख लो बेटा, नाराज मत हो कि ऐसे क्या तोड़ दिया मर्जी आए जैसे। होता क्या है बेटा कि ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, तो यहां से क्या फ्री हुआ? देखो इसको मैं एक साथ सेपरेट कर दूं बेटा, तो ये फ्री हो गया CO2, और यहां से क्या मिल गया? OH-, और ये जो बेस है ना बेटा OH-, ये इसमें से किसको खाएगा? H+ को खा जाएगा, तो बेटा H+ अगर खाएगा तो ये तो हो गया पानी, और इधर बच गया ये। इस तरह से टूटता है बेटा, ठीक है। तो कुल मिलाकर कार्बोनेट CO2 और कार्बोनेट CO2 और पानी। अरे कुछ आया क्या समझ? वापस सुनिए बेटा। अब आप कहोगे कि आप तो कह रहे थे कि भाई ये ठोस अवस्था में मिलता है, फिर आपने इसको तोड़ कैसे दिया? देखिए बेटा, मैंने स्थायी लिखा था पहले, लेकिन बाद में मैंने वर्डिंग चेंज करी है थोड़ी सी, कि ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ठोस अवस्था में मिलते हैं और वो कभी टूटते नहीं है, टूटते तो ये भी है बेटा। अब बोलोगे कि फिर इसको क्यों नहीं तोड़ा? अरे भाई एक्चुअली इसमें क्या था कि दोनों तरफ भगवान थे बचाने वाले, तो ये नहीं टूटा। इसमें एक तरफ तो भगवान थे बचाने वाले, पर दूसरी तरफ H+ ने तो बेटा जबरदस्ती कर रखी है ना तोड़ने के लिए, तो इस H+ की वजह से ये टूटा। फिर कहोगे कि इनमें क्या हुआ? अरे इनमें तो H+ के साथ साथ दूसरा भी बेकार निकला, उसने भी तोड़ा, तो ये ठोस अवस्था में आइसोलेट ही नहीं हुए कभी। ठोस अवस्था में आइसोलेट, भाई देखो बाइकार्बोनेट मतलब ये लेस स्टेबल तो पहले से ही है क्योंकि H+ है। अब बेटा इसके दर्शन होंगे ठोस अवस्था में कब? जब भगवान आएंगे, कौन? Na+, K+, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस, तो ठोस अवस्था में दर्शन होंगे। अगर आपने उसको गर्म किया तो देखो ना भगवान एक तरफ से ही बचाएंगे, दूसरी तरफ से फिर टूटना तय। हाँ, कार्बोनेट अगर था तो उसमें दोनों तरफ भगवान थे, दोनों ने मिलकर बचा लिया। तो फाइनल बात क्या कि बाइकार्बोनेट की स्थिति अगर देखी जाए तो 4 सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। गर्म करोगे तो ये भी टूटेंगे, और बाकी तो ठोस अवस्था में पहुंचते ही नहीं है, पहले ही टूट जाते हैं बेटा। अरे समझे क्या भाई? तो देखो सोडियम के कार्बोनेट को गर्म करने पर उसका विघटन नहीं होगा,
आगे कोई रिएक्शन नहीं देगा, गलित हो सकता है बस बेटा, रहेगा Na2CO3। लेकिन सोडियम के बाइकार्बोनेट को अगर गर्म किया तो वो टूटता है अपने कार्बोनेट में, CO2 में और H2O में बेटा। क्लियर है क्या भैया? क्या बाइकार्बोनेट की स्थिति आपको क्लियर है? तो मुझे ये बताइए, क्या लिथियम का ये वाला जो व्यवहार है ये भी अपने ग्रुप के जैसा हुआ कि मैग्नीशियम के जैसा? देखो लिथियम के बाकी ग्रुप के मेंबर ठोस अवस्था में देखने को मिलते हैं, ठोस अवस्था में देखने को मिलते हैं, गर्म करोगे तो वो भी टूटेंगे, लेकिन ठोस अवस्था में देखने को तो मिलते हैं बेटा कम से कम। और लिथियम का बाइकार्बोनेट ठोस अवस्था में देखने को नहीं मिलता, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट ठोस अवस्था में देखने को नहीं मिलता। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या कि लिथियम का यह व्यवहार भी अपने वर्ग से असमानता व मैग्नीशियम से समानता दर्शाता है? क्लियर है क्या भाई? जवाब तो दो भाई। ये था क्या बेटा बाइकार्बोनेट का स्थायित्व। तीसरा क्या है? तीसरा बेटा इसमें OH माइनस हाइड्रोक्साइड। यहां भी क्या जो भी कैटायन है OH माइनस ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो फाइनली क्या होगा बेटा, ये जाके इधर से H प्लस को खाएगा और इधर से O-2 फ्री होगा। तो क्या बनेगा बेटा, MX प्लस O-2 और पानी बेटा। कुल मिलाकर यहाँ क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड। कब बनेगा? जब अगर छोटा धनायन है तो हाई-फाई होगा, और हाई-फाई होगा तो ध्रुवण ज्यादा होगा, और ध्रुवण ज्यादा होगा तो तापीय स्थायित्व कम होगा। अरे सबकी एक ही रामायण है। छोटा केटायन अगर है और पॉलीएटॉमिक एनायन है, एक से ज्यादा परमाणु वाला एनायन है, तो छोटा केटायन तोड़ेगा इसी, फिर वो नहीं रुकेगा बेटा तोड़े बिना। तो यहां भी आप मुझे बता दीजिए बेटा, ली ना की रब से फरियाद, इधर बेटा मांगे, ठीक है। हाँ बेटा बताओ फटाफट से, तापीय स्थायित्व ऊपर से नीचे बढ़ रहा है कि घट रहा है? जल्दी बोलो भाई। तापीय स्थायित्व इनका ऊपर से नीचे बढ़ता है कि कम होता है? बिल्कुल बढ़ता है, सेम ही कंडीशन है। और क्या देखा गया कि लिथियम का जो हाइड्रोक्साइड है ना बेटा, वो अपने ऑक्साइड में टूटता है, क्या बनाता? पानी। और सोडियम का हाइड्रोक्साइड बेटा सामान्यता पर इसका विघटन नहीं होता, जबकि मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ये भी अपने ऑक्साइड में और H2O में टूटता है। तो क्या ये व्यवहार भी लिथियम का अपने वर्ग के जैसा हुआ या मैग्नीशियम के जैसा? मैग्नीशियम के जैसा। यह व्यवहार भी लिथियम का मैग्नीशियम के जैसा हुआ, ऑक्साइड और H2O बेटा। अरे क्लियर है क्या बेटा बात आपको? देखो बेटा आज जो मैंने क्लियर, आज जो भी कंडीशन आपको बताई, पहले आपको बताया मैंने आर्द्रताग्राही प्रेस्वेदु वाली, वो व्यवहार भी लिथियम का किसके जैसा? मैग्नीशियम के जैसा। फिर अपन ने बेटा स्टेबिलिटी देखी, चाहे कार्बोनेट की देखी, चाहे बाइकार्बोनेट की देखी, अभी तक चाहे अपने हाइड्रोक्साइड की देखी, ये व्यवहार भी किसके जैसे है? लिथियम के बेटा। किसके जैसे? मैग्नीशियम के जैसे हैं बेटा। ये चीजें काम आएंगी बेटा बाद में एस ब्लॉक में, ध्यान रखना। मैं वहां दोबारा नहीं बोलूंगा, वहां सिर्फ लाइन बोलूंगा कि पढ़ा चुका,
अच्छे से समझ लेना ये चीजें, क्योंकि यहाँ से संबंधित है, रिलेटेड है, तो यही मैं इनको समझा रहा हूँ। समझने में तो यही आ रहा है ना बेटा, वहां फिर मैं डायरेक्ट रटवाऊंगा, अभी मैं समझा पा रहा हूँ आपको, तो ज्यादा बेटर है समझना, अच्छे से समझ लेना बेटा। नेक्स्ट जो मेंबर है बेटा इसमें, वो है नाइट्रेट। अब बेटा नाइट्रेट जो होता है, इसकी आदत होती है ऑक्सीजन रिलीज करने की, बहुत आसानी से ऑक्सीजन रिलीज करता है बेटा ये। मतलब नाइट्रेट बेटा एक मान के चलो कि इतना ज्यादा परेशान है एक्चुअली, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें +5 अवस्था में, और ऑक्सीजन ने इसको अपनी बेटा सारे इलेक्ट्रॉन इससे छीन रखे हैं। तो कुल मिलाकर ये इतना ज्यादा परेशान है कि ये बात बात में ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। थोड़ी सी भी कोई बात हुई और बोले ले जाओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज करने की आदत है इसकी बेटा। ये खुद अपने आप में परेशान है, और ये बोलता है कि नहीं मेरे को ऑक्सीजन तो रखनी ही नहीं है। ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है बहुत आसानी से। तो जहां भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ना बेटा किसी केमिकल रिएक्शन में, वहां इन नाइट्रेट को याद किया जाता है कि आ जाओ ऑक्सीजन रिलीज करो। कौन सा नाइट्रेट? मेटल नाइट्रेट बेटा। कौन सा? मेटल नाइट्रेट। ध्यान दीजिए कहीं बाद में तकलीफ ना हो जाए। मेटल नाइट्रेट अगर है तो बेटा उसकी ऑक्सीजन रिलीज करने की आदत है। अब मेटल नाइट्रेट दो तरह का हो सकता है बेटा, एक तो हाई फाई और एक लो फाई। डिकम्पोज होने पर ऑक्सीजन तो दोनों रिलीज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जो कि बेटा पैरामैग्नेटिक और कलरलेस है, अनुचुंबकीय होती है। कैसी होती है? अनुचुंबकीय। वह रंगहीन होती है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होती है। मुझे बताइए बेटा कि इसमें से देखो तोड़ तो दोनों ही रहे, मैंने बोला स्थायी तो कोई सा ही नहीं है, लेकिन बेटा अपन बार बार एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि जो हाई फाई है वो फाइनली ऑक्साइड में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे CO3 अगर था बाइकार्बोनेट में, वो कार्बोनेट पे गए, लेकिन हाइड्रोक्साइड में भी वो कहां चले गए? ऑक्साइड पे चले गए बेटा। बाइकार्बोनेट में कार्बोनेट तक गए हैं, लेकिन देखो कार्बोनेट में भी ऑक्साइड बनाया उन्होंने बेटा, और साथ में मैं अगर बोलूं कार्बोनेट में ऑक्साइड बनाया और उन्होंने बेटा हाइड्रोक्साइड में भी ऑक्साइड बनाया, तो कहीं ना कहीं ये ऑक्साइड बनाने में काम आता है। यानी मैं लिखूंगा कि मेटल का क्या बनाते हैं? ऑक्साइड, और साथ में NO2 गैस रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं मेटल का नाइट्राइट। ये क्या है? ये है नाइट्रेट। और नाइट्राइट क्या होता है? नाइट्राइट होता है NO2-। NO2- होता है बेटा नाइट्रेट। ठीक है, याद रखने की ट्रिक क्या है इसमें? क्योंकि टूट तो दोनों रहे, दोनों ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, लेकिन हाई फाई में ज्यादा प्रोडक्ट है। हाई है ना बेटा ज्यादा 3, और लो फाई में कम प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन कॉमन है, इधर मिलता है मेटल नाइट्राइट नॉर्मल कंडीशन में, और उधर मिलता है मेटल ऑक्साइड के साथ NO2। अब NO2 की कुछ खास बातें बेटा जो पहले बताई जा चुकी हैं, फिर लिख देता हूं कि बेटा ब्राउन कलर की गैस है, नेचर में अनुचुंबकीय होती है बेटा। ठीक है, बंकित या वी शेप इसकी होती है बेटा, और बंद कोण जो है ना बेटा, बॉन्ड एंगल लगभग 134 डिग्री के आसपास होता है। कुछ याद आया बेटा? और अगर इस गैस का द्विलकीकरण कर दिया गया, NO2 का अगर डाइमराइजेशन कर दिया गया, द्विलकीकरण कर दिया गया बेटा, तो उसमें क्या होगा? देखिएगा एक बार बेटा कि ये NO2 का रेडिकल एक और NO2 का, ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे और N2O4 बना डालेंगे। क्या बना डालेंगे? N2O4 बेटा। और N2O4 कैसा होता है? रंगहीन होता है। तो सवाल कैसे बनेगा? सवाल बनेगा कि एक मेटल नाइट्रेट है,
जिसे गर्म करने पर भूरे रंग की गैस प्राप्त होती है, और उसे अगर ठंडा कर दिया जाए गैस को सेपरेट करके, तो वो द्विलवणीकरण होने पर रंगहीन हो जाती है। वो गैस कौन सी है? NO2 बेटा। अरे समझे क्या भाई? तो बेटा अगर मैं आपसे फाइनल इनके कुछ प्रोडक्ट आपसे पूछना चाहूं, कि जैसे मैंने लिथियम का नाइट्रेट लिखा, सामान्य ताप पर आपको बेटा लिथियम का नाइट्रेट लिखा, ठीक है, पोटेशियम का नाइट्रेट लिखा, सॉरी लिथियम का नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम का नाइट्रेट। बेटा ध्यान रखना, पोटेशियम नाइट्रेट जो है उसको बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं इंडियन सॉल्ट पीटर। इंडिया में मिलता है ना भाई, इसलिए इसको क्या बोलते थे? इंडियन सोल्ट पीटर। NaNO3 को बोलते हैं चिल्ली सॉल्ट पीटर, और KNO3 को क्या बोलते हैं? इंडियन सोल्ट पीटर। हाँ बेटा, फटाफट से पोंछ करके इनके प्रोडक्ट बना दीजिए बेटा। ट्रिक क्या बता दी कि हाई फाई में, हाई मतलब ज्यादा संख्या में प्रोडक्ट कौन कौन से? ऑक्सीजन, ऑक्साइड और NO2। और लो फाई में कम संख्या में प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन तो रहेगा ही, साथ में नाइट्राइड बना देंगे। तो बताइए इनमें से लो फाई कौन सा है? पोंछ करके सोल्व कर लीजिए, फिर मैं डिस्कस कर देता हूं बेटा। फटाफट से पोंछ करके सोल्व कर लीजिए भाई, ज्यादा समय ना लगाएं। ठीक है, देखिए बेटा, लो फाई वाला सिर्फ ये है। तो देखो ऑक्सीजन तो सब में मिलेगी, सही बेटा। ये अपना नाइट्राइड बनाएगा K+NO2-। तो क्या बना देगा बेटा? KNO2 नॉर्मल कंडीशंस में टूट करके। ये अपना ऑक्साइड बनाएगा और NO2 बनाएगा। ये भी अपना ऑक्साइड बनाएगा, NO2 बनाएगा। ये भी अपना ऑक्साइड बनाएगा, NO2 बनाएगा। ये भी अपना ऑक्साइड बनाएगा, NO2 बनाएगा। ये सिल्वर तक चला जाएगा भैया, और सभी में ऑक्सीजन तो आएगी, सही बेटा। समझ पाए क्या भाई? हाई फाई सॉरी लो फाई वाले दो प्रोडक्ट बना देंगे बेटा, नाइट्राइट और ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन में टूटने पर, और हाई फाई वाले बेटा अपना ऑक्साइड और NO2 और O2 रिलीज कर देंगे। अरे समझ आई क्या? सिल्वर अगर है तो वो वेरी हाई फाई है, फाइनली कहां तक चला जाएगा? सिल्वर तक चला जाएगा। तो बहुत सिंपल है, छोटा है तो जल्दी टूटेगा। अगर कैटायन छोटा है तो उसका एनायन जल्दी टूटेगा। क्लियर है भाई? पांचवा नंबर आता है किसका? सल्फेट का बेटा, SO4-2। तो जो मेटल सल्फेट है वो बेटा XH2O होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, इनसे पानी चिपका होता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए, लगभग बेटा फिक्स नहीं है ना, लगभग के आसपास की बात चलती है, तो इसमें सिर्फ एक H2O बचता है। और ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो बेटा एक भी नहीं बचता, और ये फाइनली बेटा कन्वर्ट हो जाता है अपने ऑक्साइड में और SO3 गैस में बेटा। समझाता हूं कि प्रोसेस क्या हुआ। ये तो एक बेटा जनरल आपको याद रखने वाली सिचुएशन है, ये समझने की सिचुएशन है क्या कि मेटल का है +2, क्योंकि मेटल सल्फेट है, SO4 पर -2 अगर होता है, ये कंडीशन है, तो इसका तो बेटा परमानेंट है ना कि कैटायन तो इसको अट्रैक्ट करेगा है। तो क्या होगा फाइनली? ये यहां शिफ्ट होगा और ये इसके साथ चला गया। तो मेटल का क्या बन गया? ऑक्साइड, और ये क्या रिलीज हो गई? SO3 गैस इसमें रिलीज होगी बेटा। समझे क्या भाई? तो क्या क्या रह जाएगा बेटा प्रोडक्ट में? देखेगा, नाम के साथ में चलूंगा। एक होता है बेटा इसमें व्हाइट विट्रियोल। अरे भाई इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं बेटा, ठीक है ना, श्वेत होता।
श्वेत थोथा, व्हाइट विट्रियोल ज्यादा अच्छा नाम लग रहा है मुझे। थोड़ा क्या रहेगा, जिंक सल्फेट डॉट 7H2 होता है। लगभग आपने 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास गर्म कर दिया तो एक H2O बचेगा। फिर आपने गर्म किया तो ये, और ये यहां नहीं रुकेगा, ये यहां नहीं रुकेगा, ये क्या करेगा बेटा, अपने ऑक्साइड में और SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां नहीं रुकेगा, यहां चला जाएगा बेटा। ये दोनों कभी एक साथ नहीं देगा एग्जामिनर, या तो ये देगा या ये देगा, ज्यादा चांस है आगे वाला बेटा। एक होता है व्हाइट विट्रियोल बेटा, एक होता है इनमें से एप्सम सोल्ट। वो क्या होता है, MgSO4.7H2। आई थिंक फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हो इसका क्या, MgSO4 एक H2O, फिर अगर गर्म किया तो MgSO4, और ये कहां जाएगा, अपने ऑक्साइड में और SO3 में। एक होता है बेटा ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल बेटा CuSO4.5H2O। अगर इसे भी गर्म किया तो CuSO4 एक H2O, अगर फिर गर्म कर दिया तो CuSO4, और फाइनली अपने ऑक्साइड में और SO3 में ये भी कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलर चलता है। एक होता है बेटा CaSO4.2H2O, जिसे क्या बोलते हैं, जिप्सम। जिप्सम है बेटा, इसका टेम्परेचर 393 केल्विन के आसपास लेते हैं। तो ये क्या करता है कि सिर्फ ये बचाता है बेटा, कैल्शियम सल्फेट और एक H2O ये बचा लेता है बेटा। कैल्शियम सल्फेट और क्या बचा लेता है, एक H2O, एक बचाएगा बेटा, किसके साथ में, 2 के साथ में एक बचाता है, या मैं कहूँ आधा बचा लेगा, CaSO4.12H2O। और इसे कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। जो मकानों में जो बेटा ये अपन बनाते हैं ना डिजाइन वगैरह मकानों में अलग से बेटा, वो इस प्लास्टर ऑफ पेरिस POP की होती है बेटा। ठीक है, अरे क्लियर है ना बेटा। इसी को कभी कभी ऐसे भी लिख देता है एक्चुअली बेटा, 2 इसके और 1 इसका, ऐसे भी लिख देता है वो कभी कभी, वो वाली बात है इसमें। ठीक है, अगर आपने इससे अबाउट 393 केल्विन लिया, और इसे कहते हैं मृत तापित प्लास्टर, डेड बर्न्ड प्लास्टर, और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने ऑक्साइड में और SO3 में। क्लियर है भाई? अरे जवाब तो दो बेटा, क्या ये स्थिति क्लियर है? अच्छा मुझे बताइए बेटा, आप लोग इसमें से ये आप देख के बता सकते हैं क्या कि जिप्सम, जिप्सम और बेटा POP में से, जिप्सम और POP में से ज्यादा पानी का परसेंटेज किसमें है? फटाफट बताओ, क्या यहाँ बेटा जिप्सम में पानी का परसेंटेज ज्यादा है? अरे है कि नहीं है, बोलो बेटा, क्या जिप्सम में पानी का परसेंटेज जो है वो ज्यादा है कि नहीं है बेटा? 2 है और इधर आधा है बेटा, इधर पानी का परसेंटेज कम है बेटा। तो एक्चुअली क्या करता है कि ये सीमेंट के, या मैं कहूं यह जल्दी जमता है। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, अरे बेटा कहीं पर फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है ना अपने, तो भी यही काम में लेते हैं। हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं इसको बेटा, आधा H2 होने के कारण हेमीहाइड्रेट। कहीं पर अपने जैसे हाथ फ्रैक्चर हो गया तो क्या करते हैं, POP लगाते हैं, फिर उस पर पानी डालते हैं बेटा, तो उसका पेस्ट जो बनता है ना बेटा, वो 10 से 15 मिनट में ही सॉलिडिफाई हो जाता है, जम जाता है। जबकि बेटा जिप्सम की उपस्थिति में पानी जल्दी नहीं जमता। क्यों नहीं जल्दी जमता? क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है और इसमें पानी की मात्रा कम है, तो यह जल्दी जमता है। और यह सीमेंट के जमने को या जमने का
समय बढ़ाता है। सीमेंट में मिलाते हैं जिप्सम, क्यों मिलाते हैं? ताकि सीमेंट धीरे धीरे जमे। अगर जिप्सम नहीं मिलाएंगे तो सीमेंट बहुत जल्दी जम जाएगा, कि अपन ने दीवार पे लगाया और दीवार पे लगाते ही चिपक गया, जम गया। अब वो काम की थोड़ी रही बेटा। भाई सीमेंट को अच्छे से जमाना हो, धीरे धीरे जमे, ताकि उसकी प्लास्टरिंग अच्छी हो सके बेटा, तरीके से हो सके, स्मूथ प्लास्टरिंग हो सके बेटा, एक जैसी प्लास्टरिंग हो सके। ऐसा थोड़ी है कि सीमेंट लगाया, 2 मिनट इधर देखा और जम गया। अरे भाई फिर वो तो किस काम का बेटा। तो सीमेंट के जमने के समय को बढ़ाता है जिप्सम, क्यों? क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। इसमें बेटा पानी की मात्रा कम है, तो ये सीमेंट को जल्दी जमाता है बेटा। या मैं कहूँ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस तो बेटा सीमेंट में मिलाते ही नहीं है, अलग से ही मिलता है मार्केट में, सफेद रंग का पाउडर बेटा, और पीओपी के नाम से मिलता है। उसी की ये डिजाइन बनाई जाती है, क्योंकि डिजाइन जल्दी बेटा सांचे में डालकर बनाई जाती है डायरेक्ट, ऐसे अपन अलग से नहीं, सांचे में डाल के, सांचे में डाला 15-20 मिनट में जम के डिजाइन तैयार कर देता है बेटा। क्लियर है? अब एक इसमें बेटा बहुत खास है, ग्रीन विट्रियोल। क्या? FeSO4.7H2। समझना, इसे जब इनिशियली गर्म करते हैं तो एक H2O बचेगा, फिर गर्म किया तो ये आया। अब ये यहां नहीं रुकता, समझना क्यों। एक्चुअली क्या है बेटा कि ये पहले कन्वर्ट हुआ FeO और SO3 में, और यहां है आयरन का +2 और ये है सल्फर का +6। और आयरन का जो +2 है बेटा वो इलेक्ट्रॉन देने की स्थिति में होता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। एक्चुअली क्या किया जाता है इसके बेटा, यहां पर मैं 2 स्पीसीज लूंगा, ये लो, ठीक है। तो मेरे पास 2 इसके हैं और 2 इसके हैं, ठीक है। कैसे लिख लूं मैं इसको? वापस से लिख रहा हूं कि FeO, SO3 और SO3, और ये +2+2। ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, सल्फर +6 पे था, जबकि सल्फर के लिए ज्यादा स्थायी +4 होता है। अरे भाई ज्यादा स्थायी की अगर मैं बात करूं ना बेटा, तो स्थायित्व सल्फर के +6 से ज्यादा होता है। कौन सा? +4 बेटा, अक्रिय युग्मन प्रभाव के कारण। सॉरी बेटा, सल्फर का +6 ज्यादा स्थायी होता है। लेकिन एक्चुअली बेटा क्या कि सल्फर का +6 ज्यादा स्थायी होता है, लेकिन ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये +2 है, और ये +2 से बेटा इलेक्ट्रॉन देके बेटा किस में कन्वर्ट होगा? +3 में बदल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन तो ये देगा और एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन इसको देंगे और +3 में बदल जाएंगे। तो यहां जो सल्फर है वो किस में चला जाएगा? +4 में। देखते जाओ अभी बेटा आप लोग, दोनों एक ही सल्फर को इलेक्ट्रॉन देंगे +4 में, और खुद किस में बदल गए? +3 में बेटा। तो +3 के साथ O का -2 जब चिपकेगा तो 3 यहां 2 यहां, क्या बना देगा बेटा? Fe2O3। ठीक है, ऐसे ही एक और Fe2O3, एक SO3 बच गया सेफ, और एक +4 में है तो SO2 में बदल जाएगा। बात यह है बेटा कि कुल मिलाकर ये फाइनली कन्वर्ट होता है Fe2O3 SO2 और SO3 में, Fe2O3 में, SO2 में और SO3 में बेटा। ये प्रोडक्ट इसमें मिलते हैं, बाकियों में SO2 नहीं मिलता। फिर सुन लीजिए एक्चुअली हुआ क्या है, प्रोसेस में हुआ क्या है। देखो बेटा, वापस देखो इधर, समझिए बेटा, थोड़ा जल्दीबाजी में ना भाई। आयरन का +2, जल्दी हो गया ना प्रोसेस, थोड़ा समझ नहीं आएगा, और आयरन का +2, ठीक है भाई। और ये कन्वर्ट हुआ किसमें? आयरन का +2 था, ऑक्साइड था, SO3 था, खुश। अब इसने क्या किया कि इसको एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, तो एक इसने दिया, एक इसने दिया, तो ये खुद किस में बदल गया? +3 में, और ये भी +3 में। और ऑक्साइड तो साइड में पड़ा ही था चिपकने के लिए, तो Fe2O3।
और ये सल्फर किस में चला गया, +4 में चला गया, तो SO2 में बदल जाता है ये, और ये SO3 बचा रहता है। तो कुल मिलाकर फाइनली मैं ये कहूंगा इसमें कि अपने को यहाँ पर Fe2O3 भी मिलता है, SO2 भी मिलता है और SO3 भी मिलता है। सिर्फ इसी में ऐसा होता है, बाकियों में नहीं होता। क्यों? कारण है बेटा, कारण ये है इसके अंदर बेटा कि यहां जो कैल्शियम का ऑक्साइड बना, कैल्शियम का +2, और ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता। ऐसे ही जिंक का +2 भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता, मैग्नीशियम का +2 भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता, कॉपर का +2 भी इलेक्ट्रॉन नहीं देता, ये तीनों इलेक्ट्रॉन नहीं देते बेटा। लेकिन आयरन जो है बेटा बाकायदा वो इलेक्ट्रॉन दे करके +3 में कन्वर्ट होते हैं और साथ में SO2 गैस बना सकते हैं बेटा। अगर आपके पास में 2 SO3 हैं तो एक SO2 मिलेगा और एक SO3 मिलेगा। ये प्रोसेस इसमें होता है बेटा। अरे समझे क्या भाई कि यहां इसने देखो सल्फर +6 ज्यादा स्टेबल होता है बेटा। देखो बाद में डाउट आएगा, सल्फर +6 ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि आयरन ने उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो सल्फर को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा खुशी खुशी की मजबूरी में बेटा। आयरन ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया +2 से +3 में जाने के लिए। तो यहां पर बेटा ये जो प्रोसेस है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है। यहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ, यहां पर वास्तव में बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट बदल गई, आयरन +2 था और फाइनली +3 में चला गया। ये रेडॉक्स नहीं है, +2 था फाइनल भी +2 है, सल्फर +6 था और फाइनल भी +6 है बेटा। पीछे वालों में से कोई भी रेडॉक्स नहीं था इन सल्फेट में से बेटा, लेकिन आयरन वाला जो है वो कैसा है, वो रेडॉक्स का उदाहरण है बेटा। अरे समझे क्या नहीं समझे बेटा? क्लियर है ये स्थिति आप लोगों को? जवाब तो दो भाई। कोई तकलीफ इसमें किसी को भी नहीं है बेटा?